हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम वापस आ चुके हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर को कंटिन्यू करें। आज हम ये चैप्टर खत्म करके जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था। हम उसकी रिएक्शंस जो हैं वो एक बार अच्छे से वो कर लेंगे, फिर अपन उसको चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप पे आ रहा है लो रिएक्टिव एलिमेंट। जो लो रिएक्टिव मेटल है ना, उनकी रिएक्शन क्या रहती है। उनके मेटल का एग्जांपल लिख दिया अपन ने, एच जी मरकरी, सी यू कॉपर। मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी ऑर्डर में, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन बाय हीटिंग। हम लो रिएक्टिव एलिमेंट, पिछले वीडियो मैंने टेबल बनाई थी, हाई रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव की वैसे अपन बताएंगे कैसे कैसे होती है। तो रिडक्शन होता है उसमें बाय हीटिंग। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते होंगे, है ना। तब देखो ये आ गई हमारी रिएक्शंस। हमारी रिएक्शन पहले किसकी है, पहले आई हमारी मरकरी की, मरकरी सल्फाइड। लो रिएक्टिव एलिमेंट किस में पाए जाते हैं, लो रिएक्टिव मेटल जो है वो सिर्फ सल्फाइड और में पाए जाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो सल्फाइड एस फोर सल्फाइड हो गया। जब अपन इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन से, तो क्या फॉर्म करेगा ये, मरकरी ऑक्साइड और सल्फाइड बाहर हो जाएगा, ठीक है, सल्फर बाहर हो जाएगा। फिर हम जैसे ही मरकरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मरकरी प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा और हमें मरकरी मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका एक रिएक्शन हो गई। फिर हमारी कॉपर, कॉपर सल्फाइड की, जब इसको भी अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये सल्फर इधर चला गया, सल्फाइड सॉरी। तो कॉपर ऑक्साइड को जब हमने वापस से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करी तो कॉपर अलग हो गया और SO2 अलग हो गया। तो ये हमारी दो रिएक्शन हो गई किसकी, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की। अब हम आते हैं मिड रिएक्टिव। मिड रिएक्टिव आगे कौन से, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, या देखो मिड रिएक्टिव दो उससे होती थी। एक होती थी किससे, जिसमें अपन रोस्टिंग करते थे। मिड रिएक्टिव दो और में पाई जाती थी, कार्बोनेट और सल्फाइड और। सल्फाइड और का हम रोस्टिंग से करते हैं, कैल्सिनेशन। और जो अपनी कार्बोनेट और होती है उनको कैल्सिनेशन से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले रोस्टिंग वाली कर लेते हैं, जिंक सल्फाइड। सल्फाइड लो रिएक्टिव में आती है भाई, लो रिएक्टिव नहीं, ये मैं समझना, इसमें दो टाइप के और में पाए जाते हैं मिड रिएक्टिव। तो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर आ जाएगा। फिर दूसरे का है जिंक कार्बोनेट। इसको जब अपन रिएक्ट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड होगा और CO2 अलग फॉर्म हो जाएगा। फिर जिंक ऑक्साइड को जब अपन कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, कैल्सिनेशन को अपन किससे करते हैं, कैल्सिनेशन का मतलब होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन करते हैं उसकी एक्सेस, उसको ऑक्सीजन नहीं देते, उसको हीट करते हैं। रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों में हीट करते हैं, पर और रोस्टिंग हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, कैल्सिनेशन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अब इसकी जो मिड रिएक्टिव है उसकी एक और आती है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन अपन लोग करते हैं अभी। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट पे आते हैं, ठीक है। तो भाई अपन ने क्या कर देखा था कि मिड रिएक्टिव अपन ने आधा कर लिया था, मैं आधा बता देता हूँ। मिड रिएक्टिव है ये मेटल का क्वेश्चन, इसमें रिडक्शन यूजिंग कार्बन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कार्बन के यूज से अपन रिडक्शन करेंगे उसकी प्रोसेस। MnO2 प्लस Al, Al क्या होता है, एल्यूमिनियम, इक्वल्स टू Mn प्लस Al2O3। भाई इसमें Al जो है ना एल्यूमिनियम, वो पूरा खेल खेल देता है। ये तब पूछा नहीं आता, इसकी एक ही रिएक्शन है, रट लेना, एग्जांपल में आए तो कर देना, मतलब मेरे को नहीं लगता इतना आएगा। पर इसका ये जो पॉइंट है ना, ये थर्मल रिएक्शन, ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस साल बोर्ड में आए। तो इसके लिए अच्छे से इसको पढ़ लेना। देखो थर्मल रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक जब भाई अपन थर्मल रिएक्शन करते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है, ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बता रखी है डेफिनेशन, ठीक है। तो भाई वही है। अब इसका यूजेस आता है, इस यूजेस, तो इसमें क्या कहते हैं, तो हमारे रेलवे ट्रैक रहता है ना, रेलवे ट्रैक जिसपे ट्रेन चलती है उसको सोल्डर करते ही, इसके थर्मल रिएक्शन से हम रेलवे ट्रैक को जोड़ते हैं, सोल्डरिंग करते हैं ना, जो मेटल की क्या कहते हैं उसको, वाइल्डिंग, क्या कहते हैं वर्ड याद नहीं है इनको, बेल्टिंग, बेल्टिंग, वो है ना जो उसकी ट्रैक की, रेलवे ट्रैक की, उसी को हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं। जब उसको करते हैं तो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, आपने देखा होगा ह्यूज अमाउंट में क्या बोलते हैं, हीट रिलीज होती है, तो ये थर्मल रिएक्शन होती है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट रिएक्शन इज यूजेस इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फिर हम आगे इस पे थर्ड हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव कौन से हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। भाई मैंने ना इसमें भी एल्यूमिनियम रखा है क्योंकि इसका एक कारण है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
मतलब दूसरे चैप्टर में बताऊंगा, अभी आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि देखो इसकी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसको रिडक्शन करते हैं। अब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैं बताऊंगा, तो मैं इसी वीडियो में उसको इसके बाद अपन वो कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये देख लो, फिर मैं उसकी क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक लाइसिस में आता था। तो सोडियम प्लस प्लस ई से इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na, फिर क्लोरीन टू क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, Ca टू टू इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये अभी इसके एग्जांपल समझ नहीं आएंगे, अभी अपन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ, फिर अपन वो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के पहले अपन आप क्या पढ़ेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो अपन वो करते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन इसका इलेक्ट्रोलाइटिक क्या रहता है वो अपन समझते हैं, ठीक है। तो भाई अब हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस मैंने आपको जो बोला था वो अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग आ गया, कैल्सिनेशन आ गया। मैंने इसको ये तो बता रखा है कि जो रोस्टिंग रहती है वो प्रेजेंस होती है, रिएक्शन जो रहती है रोस्टिंग वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करी जाती है, और कैल्सिनेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करी जाती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डन इन, मैंने बस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, पर अगर आए तो सीधा ये लिखना, डन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैल्सिनेशन में, और रोस्टिंग में प्रेजेंस में ऑक्सीजन, ठीक है। फिर डन फॉर सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के लिए ही अपन रोस्टिंग करते हैं, क्योंकि सल्फाइड ओर क्या रहता है, लो रिएक्टिव, सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं। कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट ओर, मिड रिएक्टिव में कुछ कुछ मेटल रहते हैं जो कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं, तो उसके लिए कैल्सिनेशन सिर्फ कार्बोनेट ओर की होती है, रोस्टिंग सिर्फ सल्फाइड ओर की होती है। रिलीज करती है SO2, SO2 है ना बहुत ही ज्यादा नॉन टॉक्सिक गैस है, तो ये एक इसका की पॉइंट है, रिलीज करती है SO2, ठीक है। और ये रिलीज करता है CO2, ये सबको होता है। एग्जांपल होगा इसका जिंक सल्फाइड, इसका एग्जांपल होगा जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जरा सा इसका वो था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आ जाए। और अब अपना ये भी हो गया, अब अपन आते हैं किस पे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे, वो क्या होती है, फिर अपन आगे कर देते हैं, ठीक है। तो भाई अब ये हमारा डायग्राम है, अब इस डायग्राम को देख के तो समझ गए होगे, नाम से समझ गए होगे कि हाँ भाई हमने पढ़ा हुआ है 9th 10th में। तो देखो ये हमारा क्या लिया हमने, बीकर, ये हो गया हमारा क्या, बीकर, बीकर ले लो, कुछ भी ले लो। उसके अंदर अपन ने मोल्टन NaCl डाला, अब मोल्टन NaCl डाला और एक डाल दिया ये अपनी एनोड आ गई, एक आ गई हमारी कैथोड। अब एनोड पे Cl आएंगे और कैथोड पे Na प्लस आएंगे। तो भाई ये क्यों आएंगे, तो भाई इसमें अपन ने क्या करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये सॉल्यूशन से अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। इलेक्ट्रिसिटी जब जैसे पास करी, तो NaCl मोल्टन था ना, उसमें से जो क्लोरीन थे, क्लोरीन आ गया हमारी एनोड पे, और जो हमारा सोडियम था वो आ गया हमारी कैथोड पे। अब वो कैथोड पे आया, तो हमें सोडियम जो कैथोड पे है वो हमें एकदम अलग मिल गया मोल्टन NaCl में से, जिसमें यही होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं इधर से नीचे आते हैं, ऐसे ही रहता है इसमें। मेरे को तो लगता है हाँ इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है, पर मेरे को जहां तक लगता है ये नहीं, इस साल हो सकता है ये NaCl की आ जाए, क्योंकि NaCl को थोड़ा इजी पड़ता है, NaCl के या फिर कॉपर का, कॉपर, ये दो हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अपन इसी में मैं आपको कॉपर का भी बता देता हूँ, जैसे कॉपर का भी समझ लो, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको करके चले जाना एग्जाम में, मस्त अगर क्वेश्चन आए तो बन जाएगा, ठीक। तो भाई अभी आ गया हमारे किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर क्या निकालता है, कॉपर और NaCl दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ गया, बीकर आ गया हमारा, यहाँ पे हमने डाल दी एनोड, एनोड इस तरफ डाल दी, कैथोड इस तरफ डाल दी, ठीक है, कहीं भी डालो ऐसा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो देखो एनोड जो है वो है इम्प्योर कॉपर, एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर नहीं है। पर जो कैथोड है वो प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर रॉड है, ठीक है। तो अब देखो भाई अब इम्प्योर कॉपर है, तो अब जैसे ही अपन इसमें से भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो जो प्योर थे ना कॉपर वो कहाँ चले गए, कैथोड पे। अब कैथोड पे गए, और यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे, इम्प्योरिटीज बची, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर था, पूरा प्योर नहीं था। तो इम्प्योरिटीज जो थी ना वो सॉल्यूशन में नीचे बह गई, जिससे हमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो और नीचे तरफ उसने क्या बना लिया, एनोड मड, कॉपर की जो इम्प्योरिटीज होती है ना कॉपर की, उसको हम एनोड मड कहते हैं, क्योंकि वो एनोड से निकलती है, एनोड से निकलती है, तो इसलिए उसको एनोड मड कह देते हैं, ठीक है। अब भाई कैथोड तो प्योर कॉपर था, तो और उस पर और कॉपर आएंगे, जैसे आप देखो कॉपर इधर से भी जा रहा है, इधर से तो है ही। तो भाई कॉपर जो है ना वो एकदम, जो अपने नॉर्मल अगर कॉपर आपने जो कैथोड का ये शेप, ये इतना शेप कर डाली थी कैथोड, तो भाई जब सॉल्यूशन के बाद तो आई थिंक इतनी इतनी हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि जितने प्योर कॉपर थे वो उस पे चले गए, तो वो कैथोड जो है वो मोटी हो जाएगी, ठीक है? वही एनोड पतली होती चली जाएगी। तो ये हमारा वो रहता है। आ सकता है इसका डायग्राम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए भाई कॉपर का और अपना उसका NaCl का, मोल्टन NaCl और कॉपर सल्फेट का करके जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये भी हो गया अब हमारे। अब हम आते हैं किस पे? कोरोजन। कोरोजन प्रोसेस बची है हमारी, वो मैंने वैसे पहली वीडियो में कर दिया, पर इस चैप्टर का भी पार्ट है तो इसमें भी हमको कवर करनी पड़ेगी, तो वो कर लेते हैं। फिर अपन आते हैं अलॉय। अलॉय क्या होता है, और फिर अलॉय का हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है? तो भाई अब कौन सा आ गया हमारा? कोरोजन प्रोसेस आ गया। तो when metal got destroyed because it come in the contact of water moisture और moisture air, वो water moisture air। भाई जब मेटल है ना पर खराब हो जाता है, कब? जब वो कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर एयर की या फिर वाटर की। अब भाई तुम देखो, एक काम करो, कोई मेटल हो ना, जैसे आयरन, आयरन का छोटा सा पीस, उसको रख दो अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश आएगी तो वो खराब होता चले जाएगा, है ना? उसमें कोरोजन हो जाएगी, जंग लग जाएगी, जंग लग जाती है ना जो, उसी का कोरोजन। तो अपनी एनसीईआरटी में 3 मेटल ऐसे दिए हैं जिनका आप याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। जैसे सिल्वर। सिल्वर जब उसमें सिल्वर में भी होती है, हाँ सिल्वर में भी कोरोजन होता है। सिल्वर में जब कोरोजन होता है ना तो ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? उसको आप प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप उसको ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो। फिर हमारा कॉपर। कॉपर है ना, ग्रीन कलर की कोट बन जाती है कॉपर पे, जिससे भाई उस पर भी गैल्वेनाइजेशन करनी होती है। अब भाई गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक, जो जिंक मेटल रहता है ना उसकी कोटिंग, जिंक मेटल की कोटिंग का वो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और आयरन, आयरन पे भी फॉर्म हो जाती है ब्राउन फ्लेकी लेयर। भाई मैं जो अपने लोहा रहता है उस पे फ्लेकी लेयर बन जाती है ना ब्राउन कलर की, खुजली हुई परत, उसको ऐसा करोगे तो निकलती जाएगी, छिलती जाएगी पर खराब हो जाती है, तो उसी का हम वो कहता है। उसको आप ऑयलिंग से सही कर सकते हो, ग्रीसिंग से, गैल्वेनाइजेशन, इन तीनों प्रोसेस से कर सकते हो। इसलिए मैंने डेड डेड लिस्ट लगा दी। तो ये अपना यहाँ पे कोरोजन भी खत्म हुआ, ठीक है? अब कोरोजन खत्म हुआ, अब हम आ जाते हैं अलॉय पे। अलॉय अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अलॉय कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। तो हाँ, आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे। मेन टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हमारे अलॉय। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अलॉय, एग्जांपल्स ऑफ अलॉय। तो इसकी डेफिनेशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल और नॉन मेटल इन अ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड अलॉय। मिक्सचर जो रहता है ना दो मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का एक फिक्स रेशियो में, उसको हम कहते हैं अलॉय। अलॉय के एग्जांपल मैंने 3 लिखे हैं, ये मेन है। जैसे कि ब्रास, जो बनता है कॉपर। जब भाई देखो, अब कॉपर है हमारा जिंक, कॉपर है हमारा मेटल, जिंक भी है हमारा मेटल, तो 2 मेटल आ गए, ठीक है? तो दोनों मेटल हो गए, तो कॉपर प्लस जिंक करोगे तो ब्रास बन जाएगा। सोल्डर में पीबी, लेड प्लस टिन जोड़ोगे तो हमारा क्या बोलते हैं, सोल्डर एक अलॉय वो फॉर्म हो जाएगा। स्टील एक अलॉय है जिसमें आप आयरन जोड़ना पड़ेगा, क्रोमियम जोड़ना पड़ेगा और निकल जोड़ना पड़ेगा। जब आप आयरन, क्रोमियम और निकल को कोई फिक्स रेशियो में होमोजेनियस मिक्सचर की तरीके से बनाओगे तो स्टील बनेगा, सोल्डर बनेगा, ब्रास बनेगा। यही 3 है अपने, मतलब और भी एग्जांपल है पर ये 3 मेरे को मेन लगे। तो भाई ये 3 है हमारे मेन अलॉय के एग्जांपल। तो ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से याद कर लेना। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मेटल एंड नॉन मेटल। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, सपोर्ट बनाए रखना, अपने दोस्तों को भेज दो, परिवार में भेज दो, हर जगह भेज दो। थैंक यू।